रात काफ़ी हो गई थी। धुंध भी पूरे आकाश में अपने पैर पसार चुकी थी। नवंबर की वो रात काफ़ी सर्द थी। एक लड़की जो काफ़ी थकी हुई सी चली आ रही थी। उस लड़की ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। उसे देखते ही उसका मुंह उतर गया और इधर-उधर देखने लगी कि कहीं कोई लिफ्ट ही मिल जाए। लेकिन आज शायद उसका दिन ही बहुत खराब था। अपने माँ-पापा की कार एक्सीडेंट की मौत के पूरे 2 साल बाद आज अपने घर से निकली थी। वो भी अपने मामा-मामी से ये कहकर कि अब वो इस घर में कभी कदम भी नहीं रखेगी। कार एक्सीडेंट में उसके माँ-बाप की मौत के बाद वो अपने मामा-मामी के साथ ही रह रही थी। लेकिन उसके मामा-मामी उसे बहुत परेशान करते थे। उसकी पढ़ाई तक छुड़ा दिया था, ये कहकर कि उसके माँ-बाप ने उसके लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, जो उसे आगे पढ़ा सकें। उसके मामा-मामी उससे पूरा दिन बस काम कराते थे और रात में बस बचा हुआ बासी खाना ही खाने को मिलता था। और उस पर उसकी मामी का भाई जो अक्सर उनके घर में ही पड़ा रहता था। लेकिन उसकी गंदी नज़रें उस लड़की के ऊपर हमेशा रहती थीं। और एक बार तो वो मौका पाकर उस लड़की के साथ अपनी सारी मर्यादा तोड़ने में उतारू भी हो गया था। जिसके चलते उस लड़की ने अपनी मामी के भाई को एक जोरदार का थप्पड़ रसीद कर दिया था। जिसके चलते उसकी मामी के भाई और उसके मामा-मामी ने उसे बहुत पीटा। लेकिन अब सब कुछ उसके लिए बहुत असहनीय होता जा रहा था और उसने अब तय कर लिया था कि अब वो इस घर में वापस कभी कदम भी नहीं रखेगी। कहकर बिना कोई सामान लिए हुए रात को इस घर से निकल आई थी और अब जाना कहाँ है, उसे ये तक भी नहीं पता था। वो चलती चली जा रही थी, जब अचानक उसने कुछ सुना। कुछ नशे में धुत लड़के अपनी जीप से उसी तरफ चले आ रहे थे। अब यह भी आज ही होना था। मन ही मन उस लड़की ने बड़बड़ाया और आगे चलने लगी। हालांकि उन नशे में धुत लड़कों को देखकर उसे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और चलती रही। लेकिन वो क्या है ना, जब किस्मत साथ ना दे तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ हालातों का कहाँ होता है। और वही हुआ उस लड़की के साथ भी। उन लड़कों की नज़र उस लड़की पर पड़ चुकी थी और वो उस पर फप्तियाँ कसना शुरू कर चुके थे। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? तुम कहो तो हम तुम्हें कहीं छोड़ दें या फिर आज रात हमारे साथ रुकना पसंद करोगी? उन लड़कों में से एक लड़का बोल वो भी अपनी जीप से नीचे उतरा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की उसे देखकर काफ़ी डर गई, लेकिन हिम्मत कर वो आगे बढ़ने लगी। उसके पीछे वो लड़का और उसके बाकी दोस्त अपनी जीप से उतरकर उसका पीछा करने लगे। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन? हमने कहा हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कहते हुए उस लड़के ने अपनी चाल बढ़ा ली और उसके पीछे बाकी लड़के भी तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। वो लड़की अब काफ़ी डर गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और भागने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था उसका यह कदम उसे कहाँ ले जा रहा था। वो आगे आगे भाग रही थी और उसके पीछे पीछे वो लड़के। तभी वो लड़की आगे एक कार की तो जलती बुझती हेडलाइट को देखती है, जिससे लगकर एक आदमी खड़ा फोन पर व्यस्त था। उसे देखकर उस लड़की के चेहरे पर से डर गायब हो जाता है और एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हालांकि उस लड़की को उस लड़के का चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन वो उस व्यक्ति की पीठ को साफ तौर पर देख पा रही थी। इसलिए भागते हुए वो उस व्यक्ति की पीठ से जा लगी, जिसके दोनों हाथ उस व्यक्ति के सीने पर थे। और व्यक्ति भी अचानक से हुए इस तरह के इंसिडेंट से चौंक जाता है और उसके चेहरे पर एक शॉकिंग रिएक्शन था। वो पलटता उससे पहले ही वो लड़की उसकी पीठ से लगी हुई कहती है, आई एम सॉरी, मगर मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं, प्लीज। वो आगे कुछ कहती कि उस लड़के की आवाज़ उन दोनों के कानों से आकर टकराती है। ओह तुम यहाँ हो जाने मन, कितना भगाया है तुमने हमें। चलो अब आ जाओ और अपना नाटक बंद करो। एंड यू लड़की, छोड़ और चल निकल यहाँ से। उस लड़के की बात सुन उस व्यक्ति ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली। वो मुड़ा, लेकिन उस व्यक्ति ने अब भी उस लड़की को नहीं देखा था, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। उस व्यक्ति ने उस लड़की की बाह को पकड़कर अपने पीछे किया और आगे बढ़कर खुद उनसे फाइट करने लगा। वो उन लड़कों को बुरी तरह से मार रहा था। यह देखकर वो लड़की भी काफी डर गई थी और वहां से चुपचाप निकल गई थी। लेकिन जब उन लड़कों ने देखा कि वो व्यक्ति उन पर भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने भागने में ही अपनी भलाई समझी और वे सभी वहां से उल्टे पैर भाग गए। उनके भागते वो व्यक्ति जैसे उस लड़की की तरफ मुड़ा तो देखा वो लड़की अब वहां नहीं थी।
वो व्यक्ति उसे इधर-उधर देखने लगा, मगर वो कहीं नहीं दिखाई दी। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठने ही जा रहा था कि उसके जूतों के नीचे कुछ पड़ा। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च में देखा, तो वहाँ एक बहुत सुंदर सी चांदी की पायल पड़ी थी। ये किसकी पायल है? शायद उस लड़की की होगी। सोचते हुए उसने उस पायल को अपनी पैंट की जेब में डाल लिया और इधर-उधर देखकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। पूरे 4 साल बाद सुबह के 9:15 बज रहे थे और एक लड़की अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। पायल उठ, जल्दी उठ, देख सुबह के 9:15 बज रहे हैं। हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा और फिर हमें अपनी जॉब पर भी देर से जाना पड़ेगा। कहते हुए एक दूसरी लड़की जो लगभग उसी की हम उम्र की थी, उसने उस कमरे के सारे पर्दे खिड़की से हटा दिए। क्या कर रही हो इसी? सोने देना, कहते हुए पायल ने अपना चेहरा तकिए के अंदर घुसा दिया। पायल जल्दी उठ, नहीं तो मुझे तेरे ऊपर पानी फेंक कर उठाना पड़ेगा। बोलते हुए उस दूसरी लड़की ने उसकी ब्लैंकेट पायल के ऊपर से खींच ली। इसी का छोड़ना प्लीज, पायल ने गुस्से से कहा और ब्लैंकेट फिर से अपने ऊपर डाल ली। पायल, नाउ गेट अप। तभी एक कड़क आवाज पायल के कानों पर पड़ी, जिससे वो चौंकते हुए अपनी आंख खोल दी। पापा, आप? मैं उठ गई। बोलते हुए पायल जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग गई, जिसे देखते ही इसका जोर जोर से हंसने लगी। वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। इशिका, जिसकी उम्र 24 साल है, रंग गोरा, 5.3 हाइट, गहरी काली आंखें जिनमें किसी को भी डूबने का दिल कर जाए, लंबे सीधे बाल और गुलाबी मुलायम होंठ जो बस एक बार देखे देखता रह जाए। इशिका और पायल दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और इशिका पायल के घर पर एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी। इशिका एक अनाथ लड़की थी और ये इशिका वही लड़की थी जो 4 साल पहले अपने मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मौत के बाद मामा मामी के साथ रहने लगी थी और उस एक रात वो अपने मामा मामी का घर छोड़कर निकल गई और एक व्यक्ति से जा टकराई थी। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और उस व्यक्ति को उन लड़कों से लड़ता देख इशिका बहुत ज्यादा डर गई थी और वहां से भाग निकली थी। लेकिन भागते भागते वो एक दूसरी गाड़ी से जा टकराई और वो गाड़ी पायल और उसके पापा की थी। पायल ने जैसे ही इशिका को देखा, वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई, क्योंकि उनकी गाड़ी से टकराने के कारण उसे हल्की सी चोट भी लग गई थी। हॉस्पिटल में मरहम पट्टी के बाद जब पायल ने उसके घर के बारे में पूछा तो वो रोने लगी और उसे सब कुछ बता दिया कि वो अपने मामा मामी के घर को छोड़कर आई है। इसलिए पायल के इंसिस्ट पर पायल के पापा इशिका को अपने घर पर ले आए थे, मगर इशिका एक स्वाभिमानी लड़की थी, इसलिए वो उन पर बोझ न बने। इसलिए उसने एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी और साथ में उसने पायल के साथ ही अपनी स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ाई भी शुरू कर दी, जो उसके मामा मामी ने छुड़ा दी थी। पायल की भी उम्र 24 साल, रंग गोरा और भूरी आंखें, 5.5 हाइट, गुलाबी पतले होंठ, लंबे लेकिन कर्ल बाल। कुल मिलाकर पायल भी इशिका से देखने में कम नहीं थी। पायल अपने पापा की इकलौती बेटी और अपने पापा की जान। पायल एक खुशमिजाज लड़की है। उसकी जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल आम लड़कियों की तरह है। पायल बिल्कुल सीधे तरीके से जिंदगी जीना पसंद करती है और इशिका को हमेशा साथ देती है। वो और इशिका एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पायल के पापा जगजीत रावल बिजनेस इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में बहुत से अवार्ड भी पाए हैं, लेकिन द राठौर ग्रुप के वहां कदम रखते ही रावल का नाम एक कदम नीचे आ गया। और अब आगे की कहानी पर आते हैं। पायल बाथरूम से बाहर आई तो देखा इशिका बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने नीले रंग का गोल घेरदार अनारकली सूट पहन रखा था। उसका दुपट्टा गले से पूरी तरह से चिपका हुआ था। एक हाथ में नीली रंग की वेलवेट की कांच की चूड़ियां पहन रखी थी और दूसरे हाथ में हाथ घड़ी डाल रखी थी। बालों को पीछे के साइड में थोड़ा सा लेकर एक छोटा क्लच कर लिया था। बाकी पूरे बाल उसने ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। कानों में मोतियों वाले छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे। माथे पर छोटी सी नीले रंग की सिंपल सी बिंदी और होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। इशिका देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ओहो, आज कोई बहुत ही सुंदर लग रहा है। पायल ने उसके पास आकर इशिका के कंधे पर अपने कंधे को टकराते हुए कहा। इशिका वहां पायल के बिस्तर पर पड़े हुए ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख ही रही थी। चुप कर पायल और जल्दी से तैयार हो जा।
बोलकर इशिका जाने लगी। वैसे एक बात बता, पायल ने पीछे से पूछा। तो इशिका ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या वो फिर दिखा था? पायल ने उसे अपनी एक आंख दबाते हुए पूछा। कौन? इशिका ने नासमझी के भाव से पायल की ओर देखा। अरे वही, 4 साल पहले वाला, जिससे तू उस रात टकराई थी। वैसे एक बात बता, कैसा दिखता था वो? हैंडसम था? हॉट था? पायल ने इशिका के कंधे को पकड़ते हुए पूछा। चुप कर पायल, अगर अंकल ने देख लिया या कहीं सुन लिया तो हम दोनों की क्लास लगा देंगे। इसलिए जल्दी से रेडी हो, मैं बाहर नाश्ता लगवाती हूँ। पायल को डांटकर इशिका पायल के कमरे से बाहर चली गई। अरे बताती तो जा, पायल ने चिल्लाते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। फिर जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होने चली गई। शब्द राठौर किसी के सामने झुकता नहीं, झुकाने में यकीन रखता है, और तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? शब्द राठौर को शब्द की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल थीं, जैसे वो अभी उसे मार डालेगा। शब्द राठौर, मैं तो अभी सिर्फ तुमको धमकी दे रहा हूँ। कल को जब मैं तुम्हें अपने सामने झुकाऊंगा तो कसम से उस दिन बहुत मजा आएगा मुझे, दिल को सुकून मिलेगा। उस व्यक्ति ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। रंजीत चौधरी कहते हुए शब्द अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उसके मुंह पर मारता है और फिर उसका कॉलर पकड़कर। यह शब्द राठौर इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है जितना कि तू समझ रहा है रंजीत चौधरी। और रंजीत चौधरी, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो कल के कल अपनी कंपनी के सारे शेयर्स द राठौर ग्रुप के नाम कर देना, वरना अगर मैं अपनी पर आया तो तू भीख मांगने के लायक नहीं बचेगा। कहते हुए शब्द उसका कॉलर छोड़ते हुए दूर झटक देता है, जिसे रंजीत चौधरी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर जाता है। लेकिन फिर रंजीत चौधरी जल्दी से उठा। शब्द राठौर, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरी उल्टी गिनती अब से शुरू होती है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा शब्द राठौर, बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए रंजीत चौधरी अपनी गाड़ी से बैठकर वहां से निकल गया। रंजीत चौधरी के निकलने के बाद शब्द राठौर अपनी हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से में अपनी कार की बोनट पर जोर से मारता है, जिससे उसकी कार का बोनट थोड़ा सा दब जाता है। उसके बाद वो अपनी जेब से फोन निकालता है और कहीं फोन लगाकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। शब्द राठौर अपने आप में बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम, जिसका सिर्फ एक ही सपना द राठौर ग्रुप को और बुलंदियों पर पहुंचाना। शब्द राठौर का कहने को भरा पूरा परिवार है, लेकिन उसके परिवार में उसके लिए उसकी दादी ही सब कुछ है। शब्द अपने पिता से बेइंतहा नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसके पिता हैं, और जो शायद सच भी है या नहीं, ये आगे की कहानी में पता चलेगा। शब्द राठौर के पिता जगवंत राठौर ने शब्द की मां के मरने के तुरंत बाद ही दूसरी शादी माया राठौर से कर ली थी। माया राठौर से उन्हें 2 बच्चे थे। एक रुद्राक्ष राठौर, जो बहुत ही घमंडी और अयास किस्म का इंसान था, जिसकी नज़र हर लड़की पर होती थी। जो लड़की एक बार उसकी नज़र में आ जाए, उसे रुद्राक्ष के बिस्तर तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। और दूसरी काया, काया राठौर, पूरी तरह से एक बिगड़ैल लड़की है, जो क्लब्स, लेट नाइट पार्टियां, ड्रग्स, हर बुरी चीज में उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती ही थी। द राठौर ग्रुप एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें कुछ गाड़ियों से पहले कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं जो पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में थे, और फिर उन सभी गाड़ियों के बीच में से एक गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, जो देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता है। वो शब्द राठौर था, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि आज शब्द राठौर के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। शब्द राठौर ने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठियां बना ली, जिसे देखते ही वहां खड़े सभी लोगों की सांसें ही अटक गईं। फिर वो अंदर गया और जैसे ही शब्द राठौर ग्रुप के गेट से अंदर आया, उसके सभी स्टाफ अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी नजरें नीचे झुका लीं। कोई नहीं जानता था कि आज शब्द राठौर को हुआ क्या है और वो इतने गुस्से में क्यों था। कामत, शब्द चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिससे शब्द का गुस्सा और भड़क गया और वो जोर से चिल्लाया। कामत, अगर 2 सेकंड में तुम मेरी केबिन में नजर नहीं आए तो अपने आप को द राठौर ग्रुप के बाहर खड़ा पाना। कहकर शब्द अपने केबिन के अंदर चला गया। उसके जाते ही एक व्यक्ति, जो कामत था, उन स्टाफ की भीड़ में से बाहर आया, जो पूरी तरह से फुल एसी रूम में भी पसीने से तरबतर था।
फिर उसने जल्दी से अपने पैंट की जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे का पसीना पोंछ शब्द के केबिन की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर रुककर उसने एक गहरी सांस ली और केबिन के डोर पर नॉक किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो कामत ने फिर से डोर नॉक किया तो तुरंत डोर अपने आप ओपन हो गया। क्योंकि वो डोर रिमोट कंट्रोल डोर था, इसलिए अपने आप ओपन हो गया। कामत केबिन के अंदर गया, जो अंदर ही अंदर बुरी तरह से कांप रहा था। कामत, मुझे 2 घंटे के अंदर ही अंदर रंजीत चौधरी से जुड़ी सारी डिटेल अपने टेबल पर चाहिए। छोटी से छोटी कोई भी बात उसमें छूटनी नहीं चाहिए, समझे तुम? शब्द ने कहा, जो अपने केबिन में खड़े ग्लास वाल से बाहर देख रहा था। मगर जवाब न मिलने पर वो पलटा। कामत, समझ गए? शब्द की दोबारा आवाज कान में पड़ने पर कामत अपने सेंस में आया। सिर ऊपर नीचे हिलाकर बोला, यस सर, आपका काम हो जाएगा, कहकर उसने सिर झुका लिया। तो शब्द ने उसे जाने का इशारा किया। मुझे हल्के में लेके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रंजीत चौधरी, जिसका अंजाम अब तुम बहुत जल्द देखोगे। बोलकर शब्द किसी को फोन लगाता है। दूसरी तरफ से फोन के उठने पर, हेलो, काम हुआ? शब्द ने पूछा और मुड़कर वापस ग्लास बाल के बाहर देखने लगा। जी सर, आपके कहे अनुसार मैंने रंजीत चौधरी के सारे इलीगल बैंक अकाउंट और उसके सारे इलीगल कामों की फाइल पुलिस स्टेशन पहुंचा दी है और अब वो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई तो सबके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और फिर उसने बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दिया और ग्लास वाल से खड़ा कुछ सोचने लगा। तभी शब्द का फ़ोन बजने लगा, जिसे रिसीव करने के बाद शब्द अपने केबिन से निकल गया। दूसरी तरफ पायल जब रूम से बाहर आई तो उसकी नज़र नीचे हॉल में पड़ी। हॉल से अटैच डाइनिंग रूम में इशिका फल काट रही थी और पायल के पापा यानी जगजीत जी फ़ोन पर गुस्से में किसी पर बरस रहे थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं उस रंजीत चौधरी की कोई मदद नहीं करूँगा। उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। उसकी कंपनी में अपना पैसा लगाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब सब जान कर भी उसकी मदद करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और रंजीत चौधरी अपनी करनी की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है, तो इसमें मैं उसकी कोई भी किसी भी तरह से मदद नहीं करूँगा, समझे तुम? कहकर जगजीत ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और इशिका का दिया हुआ फल खाने लगे। तभी पायल भी जल्दी से नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, आज किसने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी, जिसकी आप इतनी जोर जोर से क्लास लगा रहे थे? पायल ने यह बात मजाक के लहजे में बोली थी। पायल, आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी कि हर चीज़ को मजाक में नहीं लिया जाता है, मगर आपको समझ ही नहीं आता, कहकर जगजीत जी फलों की प्लेट छोड़कर अपनी जगह से उठ चुके थे और गुस्से में वो अपने स्टडी रूम के अंदर चले गए। क्या पायल, नाराज कर दिया अंकल को? वैसे ही वो बहुत टेंस थे और तू उन्हें और नाराज कर दी। इशिका ने भी उस पर गुस्से से डांटते हुए कहा, चिल कर यार इसी, देख ये मेरे और पापा के बीच की बात है, मैं उन्हें मना लूंगी, तू इसकी वजह से अपना मूड खराब मत कर, समझी? पायल ने उसे मनाते हुए कहा। लेकिन इशिका कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, मैं पापा को सॉरी बोल दूंगी, मगर अभी कॉलेज चलें क्योंकि बहुत लेट हो गया है, फिर ऑफिस भी तो जाना है। हाँ ठीक है चल, कहकर इशिका और पायल दोनों घर के बाहर निकल गईं। प्रिंसिपल ऑफिस में एक लड़की जिसने रेड मिनी स्कर्ट और वाइट ऑफ शोल्डर टॉप पहना था, एक जगह पर खड़ी हुई अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को गुस्से से घूर रही थी। वहीं उसकी बगल में खड़े कुछ और स्टूडेंट भी थे, जो डर से नीचे सिर झुकाए हुए थे। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस का गेट हल्का सा खुला और सबके चेहरे दरवाजे की तरफ मुड़ गए। अब उस लड़की के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ गईं, जिसे उसके दोस्तों ने और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल ने भी नोटिस कर लिया था। आइए मिस्टर राठौर, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मिस काया राठौर प्लीज़ कम इन साइड। वो शब्द राठौर था, जिसे प्रिंसिपल राठौर ने बैठने का इशारा किया। मिस्टर राठौर, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं साफ और सीधे लफ्ज़ों में आपके सामने अपनी बात रखूंगा। देखिए मिस्टर राठौर, मिस काया राठौर ने इस कॉलेज के कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं। जैसे ही प्रिंसिपल ने यह कहा, शब्द ने एक नज़र काया की तरफ देखा, जो अब डरी हुई थी। मिस्टर राठौर, प्रिंसिपल ने दोबारा शब्द की तरफ देखा,
जो अभी भी काया की तरफ देख रहा था। मिस्टर राठौर, मिस काया राठौर ने सबसे पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी क्लास में पढ़ाई के दौरान सिगरेट पी रही थी, और जब इनके टीचर्स ने इन्हें रोका तो इन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की और उनके ऊपर हाथ भी उठाया। यह सुनते ही शब्द ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली, मगर कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिससे काया ने देख लिया था और अब अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर गई थी। मिस्टर राठौर, फिर प्रिंसिपल ने एक कागज शब्द राठौर की तरफ बढ़ाते हुए, मिस्टर राठौर, ये एप्लीकेशन है, इस पर आप साइन कर दीजिए, यह एक तरह से माफ़ीनामा है। यह कहते हुए एक बार तो प्रिंसिपल भी बुरी तरह से कांप गया, लेकिन जब शब्द को उस एप्लीकेशन पर साइन करते देखा तो राहत की सांस ली। मिस्टर राठौर, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपका कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए, मगर आपकी बहन ने हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। क्या अब मैं जा सकता हूँ? सब देख सपाट नज़रों से प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए पूछा। जी, बिल्कुल मिस्टर राठौर, प्रिंसिपल ने हकलाते हुए कहा। तो शब्द राठौर अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ और उस ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे काया भी प्रिंसिपल ऑफिस से निकल गई। तभी उस कॉलेज में पायल और इशिता भी अंदर आ रही थी। वही सब कॉलेज से बाहर जा रहा था। काया को उनके फ्रेंड्स आवाज़ देते हैं तो वो उनके साथ चली जाती है। इशिका और शब्द एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल रहे थे कि तभी इशिका का दुपट्टा हवा से उड़ते हुए शब्द के चेहरे से जा लगा, जिससे शब्द के कदम रुक गए। दुपट्टे के गले पर कसने की वजह से इशिका के भी कदम रुक गए। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे। फिर इशिका और शब्द दोनों एक साथ पलटे, लेकिन इशिका का पूरा चेहरा उसके बालों से ढक गया और वहीं शब्द के चेहरे पर भी अभी भी इशिका का दुपट्टा चिपका हुआ था। वहीं पूरे कॉलेज में शब्द को देखकर लड़कियों की कतारें लगी पड़ी थीं, जो उसे देखकर दूर से ही आहें भर रही थीं, लेकिन इशिका के दुपट्टे के कारण वो इशिका से मन ही मन जल भी रही थी। इसी जल्दी कर, पायल ने आवाज़ दी तो इशिका जल्दी से शब्द के नज़दीक आई। उसके नज़दीक आते ही दोनों के दिल की धड़कनें अपने आप ही बढ़ गईं, जिसका एहसास दोनों को एक साथ हुआ। दोनों ऐसे ही आमने सामने खड़े थे। उन दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी, लेकिन तेज हवा की वजह से इशिका के बाल इशिका के चेहरे पर पूरी तरह से चिपके हुए थे, जिससे उसका फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वहीं शब्द भी जैसे कहीं खोसा गया था। उसके भी चेहरे पर इशिका का दुपट्टा वैसे ही चिपका हुआ था। वो उसे हटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। तभी इशिका, जल्दी कर, पायल की जब दोबारा आवाज़ आई तो इशिका अपने सेंस में आई। इशिका ने जल्दी से अपना दुपट्टा शब्द के चेहरे से हटाया, मगर दुपट्टा हटाते वक्त इशिका की उंगलियां शब्द के चेहरे पर छू गई थीं, जिससे एक अजीब एहसास दोनों को हुआ। लेकिन दोनों एक दूसरे को देख पाते इससे पहले ही पायल इशिका का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले गई। इशिका के वहां से जाते ही शब्द के दिल की धड़कन वापस से सामान्य हो गई। वही हाल अब इशिका का भी था। वो भी अब सामान्य हो गई थी। शब्द इशिका को बस जाते हुए देख रहा था। इशिका, शब्द के मुंह से बस इतना निकला और उधर इशिका के कदम रुक गए। इशिका की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। इशिका मुड़ी कि तभी उसी वक्त शब्द का फ़ोन बजने लगा और वो भी फ़ोन रिसीव करते हुए कॉलेज के गेट की तरफ मुड़ गया। दोनों फिर से एक दूसरे को नहीं देख पाए। क्या हुआ इसी? तू रुक क्यों गई? पायल ने जब उसे रुकते हुए देखा, जो पलटकर पीछे कहीं देख रही थी। नहीं, कुछ नहीं, इशिका बोली और मुड़कर अपनी क्लास की तरफ जाने लगी, जो एक कॉरिडोर से होकर जाता था। लेकिन इशिका अपने मन में कुछ सोच रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा? इशिका सोच ही रही थी कि पायल और इशिका को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये कौन रो रहा है? इशिका ने पूछा। पता नहीं, चल चल कर देखते हैं, पायल ने जवाब दिया और उस आवाज़ की तरफ बढ़ गई तो देखा एक लड़की उस कॉरिडोर से लगकर बनी सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। नित्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पायल ने उस लड़की को देखते ही पूछा। नित्या पायल और इशिका के बैचमेट थी, जिसे देखते ही उन दोनों ने पहचान लिया था। वो उसने मुझे छोड़ दिया। रोते हुए नित्या ने उन दोनों को पूरी बात बताई कि वो एक लड़का जिसका नाम रुद्राक्ष था, लेकिन नित्या ने उस लड़के का नाम नहीं बताया था। आपस में 2 साल से सीरियस रिलेशनशिप में थे। वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी उससे बहुत प्यार करता था, या यूं कह लो प्यार का नाटक करता था। पहले तो सब ठीक था,
लेकिन एक दिन उन दोनों ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। फिर तो यह रोज का ही हो गया, लेकिन अब उस लड़के ने उसे छोड़ दिया, यह कहकर कि उसका अब दिल भर गया है उसे। कहकर वो फिर से रोने लगी। यह सुनकर ऋषिका और पायल दोनों को बहुत गुस्सा आया। कहाँ मिलेगा वो? क्या वो यहाँ है? ऋषिका ने गुस्से से पूछा। तो नित्या ने सिर हाँ में हिला दिया और बोली, गेट पर खड़ा है, किसी और लड़की के साथ है। यह सुनकर ऋषिका का गुस्सा और बढ़ गया और वो भी कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन अब वहाँ रुद्राक्ष नहीं था। वो उस लड़की के साथ वहाँ से जा चुका था। वहाँ था तो शब्द, जो फोन पर था, और उसके साथ काया खड़ी थी, जो अभी कुछ देर पहले वहाँ आई थी और शब्द के साथ ही घर जा रही थी। इशिका ने जब शब्द को गेट पर देखा तो उसे लगा कि शायद यह वही लड़का है जिसके बारे में नित्या बता रही थी। और फिर उसके साथ खड़ी लड़की काया को देखा, जो उसी के बैच की थी। यह देखकर इशिका को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में चलती हुई शब्द के पास आई। एक बार फिर दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ गईं, जिसका एहसास दोनों को हो गया। शब्द की पीठ इशिका की तरफ थी, क्योंकि वो उसके पीछे थी। शब्द भी फोन पर बात करते करते रुक गया था, लेकिन तभी इशिका को फिर से नित्या की बातें याद आने लगीं, जिससे उसने अपने एहसास को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे फिर से उस लड़के पर गुस्सा आने लगा था। इसलिए उसने शब्द की बाह को पकड़ा और फिर पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे इशिका के हाथों की उंगलियों के निशान शब्द के चेहरे पर छप गए थे। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ आया तो यह हो चुका था। काया तो यह देखकर पहले चौंक गई थी, लेकिन फिर उसे इशिका के ऊपर गुस्सा आने लगा था। शब्द का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और इशिका के थप्पड़ की वजह से गुस्से में भी था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इशिका अभी भी गुस्से से शब्द को घूर रही थी। काया तो इशिका को देखते ही पहचान गई थी और उसे कुछ बोलने वाली थी कि शब्द ने गुस्से से इशिका की दोनों बाहों को कसकर पकड़ते हुए उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे इशिका शब्द के सीने से जा लगी। यह देखकर सब हैरत में थे। काया भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। वहीं बाकी लड़कियां, जो दूर से ही शब्द को देखकर आहें भर रही थीं, वो इशिका से जेलस फील कर रही थीं। और वहीं शब्द के बाकी बॉडीगार्ड भी काफी शॉक्ड थे। उसी वक्त पायल भी नित्या के साथ वहां आ गई थी और वो भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। वो कभी इशिका को देख रही थी तो कभी शब्द को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। और इशिका इस तरह से, उधर इशिका और शब्द का भी हाल कुछ अलग नहीं था। दोनों को कुछ अजीब से एहसास ने घेर लिया था, जिसे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। इशिका ने सिर उठाकर शब्द की तरफ देखा, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। इशिका भी शब्द की आंखों में लगातार देख रही थी। तभी शब्द ने कहा, हाउ डेयर यू? तुम्हें पता भी है अभी तुमने क्या किया है? तुमने किस बात पर हाथ उठाया है? बहुत अच्छे से पता है कि मैंने किस पर और क्यों हाथ उठाया है। मैंने एक बदतमीज, बिगड़ैल, घमंडी और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया है जो किसी भी लड़की को अपना खिलौना समझता है, जो जब दिल चाहा तब खेल लिया और फिर जब दिल भर गया तो उसे उठाकर अपनी जिंदगी से फेंक दिया। यह सुनकर शब्द का गुस्सा और बढ़ जाता है। शब्द गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू? बोलते हुए शब्द के हाथों की उंगलियां इशिका के बाह पर और कस गईं, जो इशिका को बहुत हर्ट कर रही थी। के आंखों के एक कोने से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर लुढ़क गए, जिसे देखकर शब्द को बुरा लगा। इसलिए उसने इशिका की बाह को छोड़ दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। वहीं काया कुछ कहने को हुई कि ड्राइवर ने काया से कहा, काया मैडम, सर ने आपको गाड़ी में बैठने को बोला है। बोलकर उस ड्राइवर ने जल्दी से शब्द के बगल वाली सीट का डोर खोल दिया, जिससे काया गुस्से में दांत पीसते हुए कार के अंदर बैठ गई। ड्राइवर भी जल्दी से कार के अंदर बैठा कि तभी कार के सभी शीशे ऊपर चढ़ गए, जो बाहर से अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। मगर शब्द की नजरें अभी इशिका पर ही बनी थी। फिर कार इशिका के एकदम बगल से होते हुए एक गोल घेरा बनाते हुए निकल गई। इशिका अभी उस कार को जाती हुई देख रही थी। उस कार के जाते ही पायल और नित्या जल्दी से इशिका के पास आईं। इसी तू ठीक है? पायल ने इशिका की दोनों बाहों को देखते हुए पूछा। इशिका की बाह पर शब्द की उंगलियों के निशान छप गए थे, जो अब थोड़े लाल हो चुके थे। हाँ, इशिका बोली और कॉलेज के कैंटीन में जाकर बैठ गई। नित्या और पायल भी आकर वहां बैठ गईं। लेकिन वहां हुआ क्या था जो वो लड़का ऐसे रिएक्ट कर रहा था?
वैसे वो लड़का था कौन, लेकिन जो भी था बहुत हैंडसम। नित्या ने जैसे ही कहा, पायल और ऋषिका दोनों उसे घूर घूर कर देखने लगी। क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नित्या ने चौंकते हुए पूछा। तुम उस लड़के को नहीं जानती? ऋषिका ने चौंकते हुए पूछा। नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? नित्या बोली। तो ऋषिका परेशान हो गई। क्या हुआ इसी, तू परेशान लग रही है? पायल ने भी परेशानी से पूछा। अरे वो मैंने, फिर जो भी हुआ सब ऋषिका ने उन दोनों को बता दिया। वाट? दोनों ने अपनी सीट से खड़े होते हुए आश्चर्य से पूछा। तुम दोनों खड़े क्यों हो गए? ऋषिका बोली। अरे तुमने काम ही ऐसा किया है, सीधा जाकर थप्पड़, वो भी उसे जिसका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है। पायल बैठते हुए बोली। तो मैं क्या करूं? मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, और उस पास उस लड़के के साथ काया खड़ी थी, और इसने भी तो कहा था कि वो लड़का भारी है और उसके साथ एक लड़की भी है, तो मुझे लगा कि शायद शायद ये वही है। पायल ने बात पूरी की तो इशिका ने अपनी पलकें झपका दी। वहीं द राठौर ग्रुप के अंदर काफी सन्नाटा पसरा था। शब्द अपने केबिन के अंदर काफी तोड़फोड़ मचा चुका था, जिससे शब्द के सारे स्टाफ बहुत डरे हुए थे। काया भी अब भी वहीं खड़ी थी, और वो शब्द के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। भाई आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं उस इशिका की बच्ची को। जैसे ही काया ने इशिका का नाम लिया, शब्द शांत हो गया। इशिका, शब्द ने एक बार फिर जैसे ही इशिका का नाम पुकारा, इशिका को एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ इशिका, तू किसे ढूंढ रही है? इशिका को इधर उधर देखता देख पायल ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। इस बार फिर इशिका ने उसे झुठला दिया। तो पायल बोली, चल ऑफिस चलते हैं। ऑफिस का भी अब टाइम हो गया है, और कल से तो फुल टाइम ऑफिस में रहना है। कहकर पायल और ऋषिका अपनी क्लास ओवर होने के बाद बाहर निकली। तभी उन दोनों के कान में कुछ लड़कियों की गॉसिप पड़ी, जो आपस में सुबह के हुई इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। हाँ यार, वो कितना हैंडसम था, और हॉट भी, एक लड़की बोली। लेकिन क्या फायदा, उसने तो हम में से किसी की तरफ नजर उठाकर तक भी नहीं देखा। दूसरी लड़की बोली। वही तो। और उस ऋषिका ने, उसकी हिम्मत भी देखो, उसने शब्द राठौर के ऊपर हाथ उठाया। द शब्द राठौर के ऊपर। जैसे उस लड़की ने शब्द राठौर का नाम लिया, ऋषिका के मुंह से भी शब्द का नाम अपने आप निकल गया। शब्द, ऋषिका ने जैसे ही कहा, पायल ने उसे सुन लिया। उधर शब्द के भी कान से जैसे कुछ टकरा कर गया हो। शब्द भी बेचैन होने लगा, जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वहीं कॉलेज में वो दूसरी लड़की फिर बोली। शब्द राठौर के लिए हम में से कई लड़कियां उसकी बाहों में गिर जाएं, और इशिका, वो तो सीधा उसके सीने से जा लगी थी। हाँ यार, क्या किस्मत है इशिका की। वो सभी इशिका से जली जा रही थी। तभी इशिका बढ़ने को हुई, तो पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वहां से ले गई। उधर द राठौर ग्रुप में शाम का वक्त लगभग ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था, लेकिन फिर भी शब्द अपने केबिन में बेचैन बैठा था। उसके दिमाग में बार बार ऋषिका का नाम गूंज रहा था, साथ ही उसका खूबसूरत चेहरा, जिसकी आंखों में आंसू देखकर उसे कुछ होने लगा था, जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने जेब में हाथ डाला और अपना वॉलेट निकाला। उसने पियून को फ़ोन करके केबिन में बुलाया और अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर उस पियून को दिए, और कहा उसके लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करें, क्योंकि अब तक उसके ऑफिस का कैंटीन बंद हो चुका था। लेकिन जब शब्द पैसे अपने वॉलेट से निकाल रहा था, तभी उसके वॉलेट से कुछ गिरा, जिसके बारे में शब्द बिल्कुल भूल चुका था। उस पियून के जाने के बाद जब शब्द अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके हाथ से कुछ नीचे गिरा। शब्द उस चीज़ को उठाने के लिए नीचे झुका, तो उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जो उसके वॉलेट से नीचे गिर गया था। शब्द ने उसे उठाया। वो एक खूबसूरत चांदी का पायल था। शब्द को उस पायल को देखते ही कुछ याद आने लगा। वही 4 साल पहले, उस रात जब वो एक लड़की से टकराया था, तब उस लड़की का पायल नीचे गिरा हुआ था, जिसे शब्द उठाकर अपने पास रख लिया था। उस पायल को देखकर शब्द के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो जल्दी से चली भी गई, क्योंकि पियून शब्द की कॉफी लेकर अंदर आ चुका था, और शब्द ने जल्दी से उस पायल को फिर से वॉलेट के अंदर रख लिया था। प्यून के बाहर जाते ही एक व्यक्ति शब्द के केबिन के अंदर आया और झल्लाते हुए बोला, यार कब तक तू ऑफिस में बैठा रहेगा? टाइम देखा है? शाम के 8 बजने वाले हैं, और तेरा कोई अता पता नहीं है। जानता भी है तेरे घर से दादी के कितने फ़ोन आ चुके हैं, बार बार पूछ रही हैं
कि तू ऑफिस से निकला या नहीं। वो व्यक्ति शब्द के सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला, जो अभी काफी गुस्से में था। तभी उस व्यक्ति को कुछ दिखा। शब्द के चेहरे पर किसी के हाथों की उंगलियों के निशान थे, जो साफ बता रहे थे कि आज उसे किसी ने थप्पड़ मारा है और इसी वजह से शब्द घर जाने से बच रहा था। एक मिनट, ये क्या है? बोलते हुए उस व्यक्ति ने शब्द के उस गाल को सामने करते हुए पूछा, जिस पर इशिका ने थप्पड़ मारा था। उस व्यक्ति के इतना बोलते ही उसे वो सब फिर याद आने लगा कि किस तरह इशिका ने शब्द को थप्पड़ मारा था। शब्द के हाथों की मुट्ठियां फिर से कस गईं, लेकिन फिर नहीं, कुछ नहीं कहते हुए शब्द ने उसका हाथ हटा दिया और अपना काम करने लगा। क्या कुछ नहीं? साफ दिख रहा है कि तुझे किसी ने खींचकर थप्पड़ मारा है। कहते हुए वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर शब्द ने उसे गुस्से से घूरा, जिससे उस व्यक्ति ने हंसी रोकी, मगर उससे हंसी रोकी नहीं जा रही थी। वो फिर से हंसने लगा। स्टॉप इट राहुल, शब्द ने गुस्से से कहा। तो वो व्यक्ति यानी राहुल चुप हो गया। राहुल शब्द के बचपन का दोस्त था, लेकिन दोस्त कम शुभचिंतक ज्यादा था। उसे शब्द के लिए हमेशा बुरा लगता था कि सबका साथ होते हुए भी वो कितना अकेला है। अगर तेरा हो गया हो तो तू जा सकता है, मुझे बहुत काम है। शब्द ने बोला तो राहुल अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही शब्द का फोन बजने लगा। हाँ बोलो, काम हो गया? शब्द ने फोन रिसीव करते ही पूछा। जी सर, और आपके लिए एक अच्छी खबर है। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन आपके आगे अपने घुटने टेकने के लिए रेडी है। बाकी आगे का क्या आदेश है? दूसरी तरफ से किसी ने कहा तो शब्द के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। गुड, अब तुम मुझसे पेपर साइन करवाओ। मैं कल ही मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन को अपने अंडर में लूंगा, शब्द ने बोला और सिर अपनी चेयर से टिका दिया। ठीक है सर, कहकर फोन कट जाता है और फिर वही शब्द अपनी चेयर से सिर टिकाए आंखें बंद कर लेता है। वही पायल इशिका के हाथ की वहां पर हल्दी वाला लेप लगा रही थी, जहां शब्द के पकड़ने की वजह से वो पूरी तरह से लाल जो हो चुकी थी। इसी क्या जरूरत थी उसे थप्पड़ मारने की, और ऊपर से तो उसकी गलती भी नहीं थी। पायल ने लेप लगाते हुए कहा, अरे यार बताया तो, उस वक्त मैं गुस्से में थी और मुझे लगा शायद ये वही लड़का है, तो हो गई मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या करूं? बोल, इशिका ने चिढ़ते हुए कहा। कुछ मत कर, बस इतना कर, अब जब भी वो मिले उससे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ सारी गलती तेरी ही है। पायल बोली और उठ खड़ी हुई। चल अब खाना खा लेते हैं, फिर सोना भी तो है, कहकर पायल और ऋषिका दोनों नीचे आ गईं। नीचे डाइनिंग टेबल पर जगजीत जी डिनर के लिए उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। आ गई आप दोनों? जगजीत जी उन्हें आता हुआ देखकर बोला। तभी उनकी नज़र इशिका की बाह पर चली गई। इशिका बेटा, ये क्या हुआ आपकी बाहों को? जगजीत जी ने पूछा, मगर इशिका कुछ नहीं बोल पाई। मगर पायल भी इशिका के बोलने पर चुप नहीं रह पाई और बोली, पापा वो इशिका को आज चोट लग गई। दोनों बाहों पर? जगजीत जी ने दोनों पर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। तभी वहां के नौकर खाना लाकर टेबल पर लगाने लगे। छोड़िए ना पापा, खाना आ गया है, खाना शुरू करते हैं, पायल ने बात संभालते हुए कहा। तो इशिका ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी साथ में खाने लगी। पायल, आपकी मॉम का फोन आया था। जैसे ही जगजीत जी ने कहा, पायल के हाथ खाना खाते खाते रुक गए, जिससे इशिका ने भी देख लिया, मगर कुछ बोल नहीं पाई। पायल, नेक्स्ट वीक आपकी मॉम इंडिया आ रही हैं, अपने किसी जरूरी काम के लिए, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती हैं, कहकर जगजीत जी पायल की ओर देखने लगे। आपने क्या कहा? पायल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा। कुछ नहीं कहा, सोचकर बताऊंगा। जगजीत जी इतना ही बोले कि पायल टेबल पर से उठ गई और बोली, कह दीजिएगा मिसेस रावल से कि उनकी बेटी उसी दिन उनके लिए मर गई जिस दिन वो अपने सपनों के लिए आपको और मुझे अकेला छोड़कर उस आदमी के साथ गई थी। कहकर पायल ऊपर अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे इशिका भी चली गई। नीचे जगजीत जी टेबल पर बैठे कुछ सोच रहे थे। उनका चेहरा भी पूरी तरह से ब्लैंक था। फिर वो भी उठकर अपने कमरे में चले गए। अगला दिन। पायल अभी तकिए में मुंह छिपाए सो रही थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे। इशिका पायल के कमरे में आती है, जहां पायल अभी भी सो रही थी। पायल उठ, सोने देना इसी, पायल ने नींद में चिड़चिड़ाते हुए बोला। पायल उठना, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज भूल गई, हमें ऑफिस भी तो जाना है, आज से फुल टाइम करना है, पता है ना?
इशिका ने ब्लैंकेट खींचते हुए कहा। क्या यार इशिका, प्रॉब्लम क्या है तेरी? पायल गुस्से में उठते हुए बोली। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होगी जब हम देर से पहुंचेंगे। आज ऑफिस टाइम पर जाना है, पता है ना? इशिका ने उसे ऑफिस टाइम याद दिलाते हुए कहा तो उसका ब्लैंकेट खींचकर उसे फोल्ड करने लगी। इशिका की बात सुन पायल बाथरूम के अंदर भाग गई। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। इशिका और पायल दोनों मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो दोनों यहीं पार्ट टाइम जॉब करती थी और अब फुल टाइम करने वाली थी। चल जल्दी कर, हमें ऑफिस गेट पर एंट्री भी करनी है। इशिका बोली। गेट की तरफ चल दी। उसके पीछे पायल भी एंट्री करने आई। आज आप दोनों मॉर्निंग में? ऑफिस के गेट के बाहर बैठने वाले गेट कीपर ने पूछा। हाँ, आज से हम मॉर्निंग में ही आएंगे काका, कहकर इशिका ने सामने रखे रजिस्टर में साइन कर दिया। वो गेट कीपर लगभग 50 से 55 साल के आसपास का था और सबसे बहुत प्यार से पेश आता था। इन दोनों से भी उसे खास लगाव भी था, क्योंकि दोनों उन्हें उनकी बेटियों की याद दिलाती थी। फिर पायल ने भी साइन कर दिया। अच्छा काका, हम अंदर जाते हैं, कहकर इशिका और पायल अंदर जाने लगी। तभी 3-4 कार एक साथ मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के बड़े से गेट से अंदर आने लगीं और एक साथ ही चारों गाड़ियां भी रुकीं। आज कुछ है क्या? इशिका ने पूछा तो पायल ने भी कंधे उचका दिए, जैसे उसे भी इस बारे में ना पता हो। होगा कोई, हो सकता है कोई इन्वेस्टर हो, पायल बोली तो इशिका ने भी सहमति जता दी और फिर इशिका और पायल भी कंस्ट्रक्शन के अंदर चली गईं। तभी उन चारों में से 3 गाड़ियों का दरवाजा खुला और उनमें से सभी बॉडीगार्ड बाहर निकल कर आए और उनमें से एक ने चौथी गाड़ी का डोर भी निकाला। उनमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकला, इशिका के कदम रुक गए। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गईं। उसके हाथ अपने आप ही अपने सीने पर चले गए, जैसे वो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। वही हाल बाहर खड़े उस व्यक्ति का भी था। उसके दिल की धड़कन की गति भी तेज हो गई थी, लेकिन क्यों, यह उसे भी नहीं पता था। तभी उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। शब्द सर, अंदर चलिए, मिस्टर मल्होत्रा आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, वो व्यक्ति शब्द राठौर था। एक आवाज़ शब्द के कानों पर पड़ी तो उसने आंखें खोल लीं और कंस्ट्रक्शन के अंदर जाने लगा। वहीं पायल अपने साथ इशिका को ना पाकर पीछे मुड़ी तो देखा, इशिका वहाँ पीछे खड़ी थी और पता नहीं किस सोच में डूबी थी। इसी, तू यहाँ क्या कर रही है? चल, पायल बोली और इशिका का हाथ खींचकर ले जाने लगी। तभी पायल और इशिका ने देखा, बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। लोग भागदौड़ कर रहे थे, मगर क्यों, यह उन्हें भी नहीं पता था। तभी एक लड़की दौड़ती हुई पायल के पास आई और बोली, पायल इशिका जल्दी चलो, आज से इस ऑफिस के नए बॉस आए हैं और उन्होंने सभी को बड़े वाले हॉल में बुलाया है। क्या, न्यू बॉस? मगर क्यों, इशिका ने चिंता से पूछा। तो वो लड़की बोली, वो तो पता नहीं, मगर अभी अभी खबर मिली है कि मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन रातों रात बिक गई है और जिसने खरीदा है वो हमारा बड़े हॉल में इंतजार कर रहा है। लड़की बोली और भागने लगी। वो दोनों भी उसके पीछे उस बड़े हॉल में आई तो देखा वहाँ बहुत अंधेरा था। एक व्यक्ति वहाँ बीचों बीच चेयर पर बैठा था, जिसकी पीठ ही सबको दिख रही थी। उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ आ चुके होंगे और आप सबको अब तक पता भी चल चुका होगा कि आज से मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और ये कंपनी द शब्द राठौर की कंपनी है। शब्द जैसे ही अपना नाम बोला, इशिका के मुंह से भी शब्द का नाम निकल गया, जिसे पायल फिर से सुन ली। शब्द जैसे ही इशिका नाम बोली, शब्द के कानों से जैसे कुछ टकराया हो। वो फिर से बेचैन हो गया। वो अपनी सीट से उठा और आगे बोला, ठीक है, आप सब जाकर अपना काम कीजिए। कहते ही शब्द वहां से जाने लगा कि तभी इशिका का दुपट्टा शब्द की हाथ की घड़ी में फंस गया और ठीक उसी वक्त उस हॉल की सारी लाइट जल गईं। शब्द और इशिका आमने सामने थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।